हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाडिया और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये काफ़ी पार्ट्स में है। इसके 3 पार्ट्स हमने हमारे प्रीवियस यानी फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे और इसका जो 4th पार्ट है वहाँ से हम आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा, अगर आप बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिकली कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो आप जो इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। ओके, चलिए बात करते हैं। अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर और ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह जो है वो दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पद्धतियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और जो सरकारी अफसरों की वर्दियाँ थी वो बदल दी गई। उनके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन उन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली थी और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी जो है वो होने लगा था। बात करते हैं गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जाट समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं जो है बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेश ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से
बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। बात करते हैं समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और नए नए औद्योगिक शहर जो है वो अस्तित्व में आए। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्यस्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम जो है वो किए गए थे। महिला कामगारों ने बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस में शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी जिसके उसमें ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 में पार्टियों ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन और देश निकाला दे दिया गया था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों का काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा काल पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर के बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा
कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय में बयान लिखवा लिए गए और उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। बात करते हैं इसका 5th पार्ट चैप्टर का, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, इसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की व्यवस्था की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया। आगे देखिएगा, कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। चलिएगा, इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिएगा वो एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इस अध्याय के पढ़ लेते हैं। वह कौन सी विचारधारा है जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है? तो समाजवादी विचारधारा। उदारवादी किसे कहते हैं? उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर हैं। रूस में उदारवादी विचारधारा समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। क्यों? देखिए, यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी हैं और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित जो है ये विचारधारा है। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध क्यों करते थे? तो देखिए, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। रेडिकल समूह की क्या विचारधाराएं थी? वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। रूढ़िवादी रूस में किस तरह के बदलाव चाहते थे? तो देखिए, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। वे बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहते थे। वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए। रूस में समाजवादियों की क्या विचारधाराएं थी? तो वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं सही मानते थे और वे संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्या की जड़ मानते थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। रूस में उदारवादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो ये सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले ये चाहते थे। वे सरकार से व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के द्वारा शासन कार्य चलाए। समाजवादियों ने अपने प्रयासों
में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में किस नाम से संस्था बनाई? तो द्वितीय इंटरनेशनल नाम से। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? तो उन्होंने संगठन बनाना शुरू किया, अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए कोच बनाए, काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए, 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाए? कारण दीजिए। तो देखिएगा, संसदीय राजनीति में उनकी प्रतिनिधि जो है वो बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया? तो ये अक्टूबर क्रांति थी। अक्टूबर क्रांति क्या थी? तो देखिए, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। निरंकुश राजशाही किसे कहते हैं? ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वोसर्वा होता है और लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता निरंकुश राजशाही या शासन कहलाता है। रूसी साम्राज्य की अधिकांश जनता का आजीविका का साधन क्या था? कृषि था। 20वीं सदी के आरंभ के रूस में कारीगरों एवं मील मजदूरों की दशा का वर्णन करो। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में कारीगरों और मील मजदूरों की दशा निम्न थी। किसी को जब नौकरी से निकाल दिया जाता तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरों की तरह की व्यवस्था की। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। बेरोजगारी और आर्थिक संकट में एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए। अगला प्रश्न देखिए, रूसी किसान यूरोप के अन्य किसानों से किस प्रकार भिन्न थे? वर्णन कीजिए। तो यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटी जाती थी। जबकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। इसके विपरीत रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन्हीं 3 घटनाओं का नाम बताइए। तो इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति, 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति जिसने विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों की नींव रखी जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोवियत संघ की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है। बोल्शेविक कौन थे? उनकी 3 मांगे कौन कौन सी थी? तो बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेता लेनिन था। उनकी 3 प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी। पहला, युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। अगला देखिए, सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, 1917 ईस्वी की क्रांति में लेनिन बोल्शेविकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए, रूस की क्रांति को सफल बनाने में या रूस में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास में सबसे बड़ा योगदान लेनिन का था, जो रूस के सबसे शक्तिशाली पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। जार के सिंहासन त्यागने पर 15 मार्च 1917 ईस्वी को केरेस्की के नेतृत्व में जो सरकार बनी वह भी देश के समस्याओं का हल न कर सकी। ऐसे में फिर हो सकता था कि रूस में जार का शासन पुनः लौट आता। ऐसे कठिन समय में यदि लेनिन ने देश की बागडोर न संभाली होती तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। उनकी योगदान जो है वो निम्नलिखित है, देखिएगा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करके किसानों को जमीन दिलाने और सारी सत्ता सोवियत को सौंपने के संबंध में स्पष्ट नीतियां अपनाई। सबसे पुराने रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग कर दिया, चाहे उसके लिए उसे भारी कीमत ही क्यों चुकानी पड़ी।
रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। लेनिन ने अनेक घोषणाएं कर रूस में एक समाजवाद का युग आरंभ किया। चलिए आगे के जो प्रश्न है वो वही प्रश्न है जो हमने जहाँ से शुरू किया था, ये रिपीट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।